लाखन की बात में अब बात करते हैं बॉडीगार्ड्स की। क्या आपने कभी सोचा है कि देश के जो जाने माने फिल्मी सितारे हैं उनके बॉडीगार्ड्स की सालाना कमाई कितनी होती है? यकीन मानिए इस देश की ज्यादातर कंपनियों के सीईओ की जो सालाना कमाई होगी उससे ज्यादा फिल्मी सितारों के ये बॉडीगार्ड्स कमाते हैं। और ये हम बता क्यों रहे हैं आपको, क्योंकि एक ताजा मामला सुर्खियों में आया है महानायक अमिताभ बच्चन की सुरक्षा से जुड़ा। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान, फिल्मी दुनिया के दबंग खान सलमान खान, फिल्मी पर्दे के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार से लेकर कटरीना कैफ हो या फिर दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा, इन हस्तियों की सुरक्षा में तैनात गार्ड की सैलरी सुनेंगे तो आप हैरान रहेंगे। इन सितारों की सुरक्षा करने के लिए इनके बॉडीगार्ड को सालाना करोड़ों रुपए मिलता है। ये चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि अमिताभ बच्चन की सुरक्षा में तैनात मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल विजय शिंदे का ट्रांसफर कर दिया गया है। महानायक अमिताभ बच्चन को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है और इसी के तहत साल 2015 में मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल जितेंद्र शिंदे की ड्यूटी अमिताभ बच्चन की सुरक्षा में लगाई गई थी। इस दौरान जितेंद्र शिंदे अमिताभ बच्चन के विश्वास पात्र बन गए और इसी दौरान जितेंद्र शिंदे ने अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी शुरू कर दी जो कि उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। खबर यह है कि अमिताभ बच्चन अपनी सुरक्षा करने के लिए इस सिक्योरिटी एजेंसी को सालाना करीब 1.5 करोड़ रुपए चुकाते हैं। अमिताभ बच्चन के सुरक्षा गार्ड को 1.5 करोड़ रुपए सालाना मिलने की बात सामने आई तो उनके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन जितेंद्र शिंदे अकेले ऐसे बॉडीगार्ड नहीं हैं जिनकी सैलरी करोड़ों में है, बल्कि बॉलीवुड में कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके बॉडीगार्ड आज करोड़ों में खेल रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा। शेरा को सलमान की सुरक्षा के लिए सालाना 2 करोड़ रुपए मिलता है। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा की पहचान आज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। शेरा अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं जिसका नाम है टाइगर डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी। बताया जाता है कि सिर्फ सलमान खान ही शेरा की इस एजेंसी को सालाना 2 करोड़ रुपए अपनी सुरक्षा के लिए देते हैं। इतना ही नहीं, शेरा की एजेंसी बॉलीवुड के दूसरे सेलिब्रिटीज़ की भी सुरक्षा करती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि शेरा बॉलीवुड के वो बॉडीगार्ड हैं जो आज करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। सलमान खान के अलावा कई और सितारे हैं जो अपनी सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। शाहरुख खान के गार्ड का वेतन 2 करोड़ 70 लाख रुपए सालाना है तो अक्षय कुमार के गार्ड की सैलरी 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। आमिर खान अपने बॉडीगार्ड को 2 करोड़ रुपए सालाना देते हैं। वहीं बात करें बॉलीवुड अभिनेत्रियों की तो अनुष्का शर्मा के गार्ड की सैलरी 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना है, जबकि कटरीना कैफ अपनी सुरक्षा करने वाले बॉडीगार्ड को 1 करोड़ रुपए देती हैं। वहीं दीपिका पादुकोण के गार्ड का वेतन 90 लाख रुपए है तो श्रद्धा कपूर के गार्ड को 80 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। मतलब किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ से भी ज्यादा सैलरी बॉलीवुड सितारों के बॉडीगार्ड को मिल रही है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए अब बात करते हैं कोरोना काल में सुपरस्टार बने सोनू सूद की जो अब नई भूमिका में नजर आएंगे। दिल्ली सरकार ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, लेकिन सवाल ये कि क्या सोनू सूद सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में नजर आएंगे या आने वाले वक्त में खासकर पंजाब के विधानसभा चुनाव में एक अलग भूमिका में नजर आएंगे। कहते हो अगर ये मेरा इंडिया तो इंडिया के लिए क्या किया? नाम लिया, पहचान लिया, धर्म लिया, सम्मान लिया, पैदा होने से अब तक इंडियन होने का अभिमान लिया। सोनू सूद फिल्मी पर्दे का सितारा असल जिंदगी में लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। कोरोना काल के दौरान 2020 में जब मुंबई लॉकडाउन में फंसी थी, सैकड़ों लोग सड़कों पर भूखे प्यासे 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए जुगत में लगे थे। उस वक्त मदद का जो हाथ उनकी ओर बढ़ा वो थे सोनू सूद। बॉलीवुड का ये सुपरस्टार अब एक नई भूमिका में नजर आने वाला है, जिसका ऐलान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तो देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को देश के मेंटर्स प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसे सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को भविष्य के बारे में गाइड किया जाएगा। सोनू सूद ने इस प्रोग्राम के जरिए बच्चों में एक नई सोच डेवलप होने की बात कही। हमें वो लोग चाहिए जो एक बहुत एक्सपीरियंस साथ में लेकर आते हैं, जो आपके मेंटोर बनते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। वो हर घर के अंदर कहीं ना कहीं एक मेंटोर है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कैसे उन तक पहुंचे। सो मुझे लगता है कि आज दिल्ली सरकार ने एक वो मौका दिया है आपको अच्छा काम करने का। लेकिन सोनू सूद और केजरीवाल की मुलाकात से सियासी चर्चा भी तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में सोनू सूद को अपने स्टार प्रचारक के तौर पर उतार सकती है। खासकर उन्हें पंजाब में प्रचार के लिए उतारा जा सकता है। दरअसल सोनू सूद पंजाब के रहने वाले हैं। मोगा उनका पैतृक शहर है। पंजाब में उन्हें कोरोना वैक्सीन मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। सोनू सूद की बहन मालविका मोगा में सोनू सूद का फाउंडेशन के जरिए समाज सेवा में जुटी हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी पंजाब में सोनू सूद के जरिए सत्ता की चाबी पाना चाहती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है। 2017 में विधानसभा चुनाव में आपको 20 सीटें मिली थी और उसका वोट शेयर 23.9% था। कोरोना काल में जो छवि सोनू सूद ने बनाई है, उसे आम आदमी पार्टी सोनू सूद को अपने साथ जोड़कर भुना सकती है। हालांकि सोनू सूद ने फिलहाल राजनीतिक कयासों से इनकार किया है। नहीं, नथिंग पॉलिटिकल। मैं हमेशा मेंटेन करता रहा हूं कि लोग हमेशा बोलते हैं कि आप कोई अच्छा काम करना है तो पॉलिटिक्स में आइए, या क्यों नहीं आ सकते। बहुत कमाल का फील्ड है एंड आई थिंक अगर आप आए तो वन हैज टू बी ब्लेस्ड। बट एज ऑफ नाउ वी हैवंट डिस्कस्ड एनीथिंग पॉलिटिकल, बिकॉज ये मुझे लगता है ये मुद्दा उससे भी बड़ा है। भले ही सोनू सूद इनकार कर रहे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ पहले भी बॉलीवुड के स्टार जुड़ चुके हैं, जिनमें संगीतकार विशाल डडलानी और एक्ट्रेस गुल पनाग शामिल हैं। ये दोनों आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अगली खबर भी पंजाब से जुड़ी है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भी, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस में पंजाब में लगातार कलह दिख रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब में इन दो चेहरों के आमने सामने की जंग से कांग्रेस में कलह मची है। एक पंजाब के सीएम तो दूसरे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन दोनों में से कोई भी झुकने को राजी नहीं। गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंच पार्टी में शक्ति प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ सिद्धू ने अमृतसर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीधे सीधे चेतावनी दे दी। मैं हाईकमांड ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, मैं अगले साल 20 साल राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। लेकिन ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ निर्णय नहीं ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ तो फिर मैं एक भी करता। सिद्धू के तेवरों से साफ है कि पंजाब में कांग्रेस दो खेमों में बट चुकी है। बढ़ती कलह से निपटने में पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी बेबस नजर आ रहे हैं। बुधवार को हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही, तो शुक्रवार को वो सिद्धू का बचाव करते नजर आए। मैं अपने पार्टी अध्यक्ष है, वो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट होगी। जब से सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ सिद्धू समर्थक मंत्री और विधायकों ने भी मोर्चा खोल रखा है। सिद्धू खेमा कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तवज्जो न देने और मनमानी करने का आरोप लगा रहा है। कैप्टन को सीएम पद से हटाने की मांग भी की जा रही है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में मचा घमासान पार्टी की भी परेशानी बढ़ा रहा है। कार्यकर्ता भी असमंजस में है कि किसकी बात मानी जाए। कांग्रेस में मची इस कलह पर पंजाब बीजेपी ने हमला बोला है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी ईंट से ईंट किसकी बजाएंगे। कांग्रेस की दशा इस समय ठोको ताली वाली हो चुकी है और एक लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा करने के लिए कांग्रेस जे नूरा कुश्ती कर रही है। पंजाब में जहां सिद्धू और कैप्टन में जंग छिड़ी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी कलह मची हुई है। यहां भी कांग्रेस के दो खेमे बने हुए हैं। एक खेमा सीएम भूपेश बघेल के साथ खड़ा है, तो दूसरा टीएस सिंहदेव के साथ। जानकारी के मुताबिक टीएस सिंहदेव समर्थक गुट सीएम भूपेश बघेल को हटाकर सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ में विवाद इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस के 55 विधायक दिल्ली पहुंच गए। राज्य के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के घर उनसे मुलाकात की।
सीएम भूपेश बघेल ने भी आज राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने पर फैसला कर सकता है। आलाकमान चाहता है कि फॉर्मूले के आधार पर ही काम हो और भूपेश बघेल खुद अपने इस्तीफे की पेशकश करें। हालांकि अंतिम फैसला आलाकमान को ही करना होगा, वजह चाहे जो भी हो। लेकिन पंजाब और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिस तरह कलह और गुटबाजी सामने आ रही है, उसने कांग्रेस आलाकमान की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी और भूपेश बघेल के बीच की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। राहुल के साथ बैठक के बाद भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी से सारी बातें बता दी हैं। राहुल गांधी अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। सीएम के रूप में मैं राहुल गांधी का स्वागत करूंगा। छत्तीसगढ़ में सीएम के बदलने पर भूपेश बघेल का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभारी ने भी सारी बातें साफ कर दी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जहां लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, बैठक खत्म हो चुकी है राहुल गांधी के साथ। लेकिन इस बैठक का मतलब क्या है और इस बैठक से निकलने की कोशिश क्या कुछ की जाए, किस तरीके की तस्वीर आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ से नजर आ सकती है, ये देखना बेहद जरूरी है। इस मीटिंग को लगातार हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया कवर कर रहे हैं। रवि सिसोदिया का हम रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ की इस बैठक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर पर। रवि, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि मैं अगले हफ्ते तक मुख्यमंत्री के तौर पर स्वागत करने जा रहा हूं, लेकिन प्रियंका गांधी भी बैठक में थी, क्या उन्होंने क्या कहा? राहुल गांधी का क्या स्टैंड है? देखिए अनुराग, करीब 3.5 घंटे बैठक चलती है। बैठक में सबसे जब ट्विस्ट तब आता है जब प्रियंका गांधी वापस इस बैठक में आती हैं। और प्रियंका गांधी जब बैठक में थी, 1.5 घंटे की बैठक के बाद वो सोनिया गांधी से मुलाकात करती है। उसके बाद वापस राहुल गांधी के आवास पे आती है जहां पे बैठक चल रही थी। उनके आने के बाद केसी वेणुगोपाल भी आते। केसी वेणुगोपाल जिन्होंने आज विधायकों की राय ली थी, जब केसी वेणुगोपाल ने विधायकों की राय अंदर रखी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, करीब 10 मिनट के बाद मुख्यमंत्री बाहर आते हैं और उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर ही राहुल गांधी को इन्वाइट किया है, बस्तर आएंगे अगले सप्ताह और मैं उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर रिसीव करूंगा। तो इस बात को उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें नहीं हटाया जा रहा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि रोटेशन का क्या मसला है, रोटेशन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रभारी ने पहले ही क्लियर कर दिया कि रोटेशन को लेकर क्या होना है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को, जो सवाल था कि क्या आपने इस्तीफा दिया, क्या भूपेश बघेल के सियासी भविष्य को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में कोई सहमति के तौर? देखिए, दोनों बटे हुए हैं अनुराग। अगर दोनों को अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी जो कार्यशैली है भूपेश बघेल की वो पसंद करती हैं और यही वजह है कि भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। मुख्यमंत्री होते हुए उनको सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था आसाम का, वहाँ उन्होंने ऑब्जर्वर के तौर पर काम किया था। वहीं राहुल गांधी का ये मानना है कि अगर दोनों के बीच में, क्योंकि लगातार जो ठिकरा फूट रहा था वो आला कमान पर फूट रहा था कि भाई 2.5 साल का इन दोनों के बीच रोटेशन की बात हुई थी। आला कमान ने स्पष्ट किया था कि ये जो बातचीत हुई थी आप दोनों के बीच में हुई थी। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आप लोगों ने तय किया तो इस फॉर्मूले का आपको पालन करना होगा। ठीक है, तो असहमति है, लेकिन इस असहमति के बीच तस्वीर क्या होगी? रवि, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे। तो छत्तीसगढ़ में सब कुछ सही नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। संगठन के स्तर पर तमाम तरीके की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी का क्या है इलेक्शन का प्लान, दिखाते हैं आपको। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में जीत तय करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने इस मुश्किल परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले अपने उम्मीदवारों को ही कसौटी पर कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की कसौटी को 3 हिस्सों में बांटा। विस्तारक, संघ और सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट, यानी इन तीनों से हरी झंडी मिलने के बाद ही बीजेपी किसी को टिकट देगी। सबसे बड़ी बात कि उम्मीदवार चयन में इन तीनों का अलग अलग रोल होगा। मसलन विस्तारक हर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार चयन के लिए केंद्रीय टीम को रिपोर्ट देंगे। ये रिपोर्ट पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख और शक्ति केंद्र प्रमुखों के सहयोग से तैयार किया जाएगा। केंद्रीय टीम को कम से कम 2 नामों की लिस्ट सौंपेगा। विस्तारक की रिपोर्ट के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी अपनी तरफ से एक रिपोर्ट बीजेपी को सौंपेगी। इस रिपोर्ट में संभावित उम्मीदवारों के बारे में आम लोगों की राय को शुमार किया जाएगा।
संघ के कार्यकर्ता इलाके के लोगों से मिलकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। उम्मीदवारों के चयन के लिए सबसे आखिरी कड़ी होगा सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट, यानी बीजेपी अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए इंडिपेंडेंट सर्वे एजेंसी से सर्वे कराएगी। उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट को भी शामिल किया जाएगा, तब कहीं जाकर उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का चुनाव जबरदस्त रहने वाला है, लिहाजा परीक्षा से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी। अब 2022 में जनता ये तय करेगी कि बीजेपी की ये तैयारी कितनी मुकम्मल और कारगर रहने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं। लाख टके की बात में अब खबर देश की राजधानी दिल्ली की, जहां स्कूलों को खोलने का फैसला आखिरकार हो गया। डीडीएमए ने स्कूलों को खोलने की हरी झंडी दे दी है। चाहे जो कहें, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकती। 1.5 साल से दिल्ली के स्कूलों में लगा ताला अब खुलने वाला है। कोरोना का खतरा टल चुका है और अब स्कूलों को खोलने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। 1 सितंबर से राजधानी दिल्ली के स्कूलों में वापस बच्चों की चहल पहल नजर आएगी। किस तरह से रोजाना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी अब 0.1% से लगातार नीचे चल रहा है पिछले कई हफ्ते से। आज डीडीएमए की बैठक हुई और सब इस बात पर सहमत थे कि अब हमें इस बारे में भी निर्णय लेना चाहिए कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी खुली है और करीब करीब दिल्ली में सारी एक्टिविटीज़ खुल गई हैं वह इकोनॉमी से संबंधित, वैसे ही अब हमें एजुकेशन की अपनी एक्टिविटीज़ को भी पटरी पे लाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को काफ़ी नुकसान हो चुका है। स्कूल खुलेंगे जरूर, लेकिन सावधानी भी रखनी जरूरी होगी। इसीलिए जो दिल्ली सरकार ने नियम बनाए हैं उसको भी जरा गौर से समझ लीजिए। 1 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 8 सितंबर से 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। नर्सरी से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोले जाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इन सब में सबसे अच्छी बात यह कि ऑफलाइन के साथ साथ छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। चाहे जो कहें, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकती। इस बात को सब टीचर्स मानते हैं, बच्चे मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो पढ़ाई स्कूल में आके होती है वो कभी भी घर पे बैठ के ऑनलाइन कमरों में ऑनलाइन बैठ के तो हो ही नहीं सकती है। और सब मानते हैं कि एजुकेशन का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए आज इस बारे में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एक्टिविटीज़ शुरू की जाएं, पूरी सावधानी के साथ शुरू की जाएं। देश के कई राज्यों में स्कूल खोले जा चुके हैं। दिल्ली में भी बीते कई दिनों से स्कूल खोले जाने की मांग तेज थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था और अब कमेटी ने स्कूल खोलने को अपनी हरी झंडी दे दी है। मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना है, लेकिन थोड़ी देर में रात 8 बजे देखिए खबर कट टू कट स्पेशल पनाज त्यागी के साथ।